Hey everyone, how you all are doing? I hope you all are doing very well and you are again welcomed at EduEvoke Academy. I'm Chetna Yadav and I'm your chemistry EduEvoke educator. As you all know, we have completed our 15th group in P block elements. तो आज हम शुरू करने वाले हैं 16th group in P block elements, 7th unit of chemistry for 12th class. तो देखो, जब हम 16th ग्रुप की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता रहना चाहिए कि ये 16th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज वो शो कराएंगे, ये पता नहीं होना चाहिए। कि हम पता करेंगे, अभी पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि 16th ग्रुप में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो बिफोर दैट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को या ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। ये वर्ड ग्रीक वर्ड जो ब्रास एंड सल्फर और उसके कंजेनर्स की पोजीशन के लिए यूज किया जाता था, उससे ये वर्ड डिराइव हुआ और ये कंप्लीट 16th ग्रुप के लिए यूज किया जाने लगा, दैट इज चैल्कोजेंस। तो अब देखते हैं अब देखते हैं एलिमेंट्स जो ग्रुप 16 में एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करेंगे आर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये एलिमेंट ग्रुप 16 में एग्जिस्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने ये देख लिया था कंप्लीट, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे थे कि इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे रखेंगे, इनकी कैसे ट्रिक्स होती हैं वो याद करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, दैट इज फिजिकल, एटॉमिक एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। दो ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे इन प्रॉपर्टीज को अपन, क्योंकि हमें इतना ज्यादा ब्रॉड और उसमें नहीं फैलाना। एक हिस्से में हम पढ़ेंगे इनकी जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि जब भी इनके एटॉमिक नंबर की बात आएगी तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट मीन्स उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा इन अ प्रीफिक्स्ड ऑर्डर मैनर, जो भी है उसमें उनको अरेंज करेंगे और उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो हमने कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी, जिसको कंप्लीट 15th ग्रुप की जिसको कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आती है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ग्रुप 15 की अरेंज करना। हमने कंप्लीट पी ब्लॉक की जब कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो ये लिखा था दैट NS2 NP1 to 6, जिसमें हमने 13th एंड 14th ग्रुप 11th क्लास में पढ़ लिए थे, जिनमें NP1 एंड NP2 होता था। ग्रुप 15 के लिए हमने देखा था NP3। तो ग्रुप 16 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, NS2 NP4। ठीक है, यहाँ पे N होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ शेल हो सकता है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे वो मूव ऑन करते रहेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज नेचर एंड अकरेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नेचर एंड अकरेंस। जब नेचर एंड अकरेंस की बात करें तो हम ये देखते हैं नेचर एंड अकरेंस में, जैसा ग्रुप 15 में देखा था, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करती हैं, कैसा उनका नेचर होता है, क्या उनकी अबेंडेंस रहती है। तो देखो हम सभी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं अपने, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जब इनके नेचर की बात करी जाए तो हम क्या बोलते हैं, दैट ऑक्सीजन एंड सल्फर ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल, दीज आर नॉन मेटल। सिलेनियम एंड टेलुरियम इज मेटलॉइड,
एंड पोलोनियम इज मेटल। पुअर मेटल होती है बट मेटेलिक बिहेवियर शो कराती है, ठीक है, मेटेलिक एक्सटेंट ये शो कराएगी। तो हम ये देख सकते हैं इजीली कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ लिख सकते हैं हम पुअर मेटल, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, रेडियो एक्टिव डिके का प्रोडक्ट होता है। ये जब थोरियम को डिके करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके, तो उसमें ये पोलोनियम हमें मिलता है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गई इनके नेचर की बात। अब इनके अगर एटोमिसिटी की बात करें कि किन किन एटॉमिक उसमें कंस्टेंट में ये पाए जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें होता है ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है O2 एंड O3 फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है इन O2 एंड O3, जिसमें O2 होता है पैरामैग्नेटिक एंड O3 होता है डायमैग्नेटिक। जिनने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है उनको इजीली पता लग जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्यों हुए, क्योंकि बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर एग्जिस्ट करता है इन S2, S4, S6 एंड S8। अब इसमें कैसे बताएंगे कि इसकी एटॉमिसिटी जनरली S8 एग्जिस्ट करती है, बट ये S2 फॉर्म में भी रहता है, S4 फॉर्म में भी रहता है, S6 फॉर्म में भी रहता है, एज वेल एज S8 फॉर्म में भी रहता है। तो इनमें अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर इनका देखें तो कैसे पता लगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ये पता किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम एक ऐसे ट्रिक बना लेते हैं, देखो यहाँ पे O2 था वो पैरामैग्नेटिक, इससे बढ़ने वाले सब क्या थे, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल दें कि S2 जो है वो S2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, बाकी सब बच गए वो सब क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ P से मतलब होता है पैरामैग्नेटिक एंड D से मतलब होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम की, तो सिलेनियम और जो टेल्यूरियम होते हैं वो अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स, वो इनके सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर बात करें पोलोनियम की तो ये थोरियम एंड यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके प्रोडक्ट होता है, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हो जाती है इनके नेचर एंड इनकी कॉम्पोजिशंस की बात। अब अगर इनके अकरेंस की बात करें, इनकी अबेंडेंस की बात करें, तो हम ये बोलते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, P से पैरामैग्नेटिक, D से डायमैग्नेटिक। तो देखो नेचर एंड अकरेंस या अबेंडेंस की बात करें, ऑक्सीजन की अगर अबेंडेंसी देखें तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा अबेंडेंसी जो एलिमेंट शो करता है वो ऑक्सीजन होता है। और कितनी अबेंडेंसी रहती है इसकी, ये अर्थ क्रस्ट का 46% बाय मास कंपोज करता है या फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन earth crust and forms 46% by mass of earth crust। अर्थ क्रस्ट का 46% बाय मास कंपोज करता है या फॉर्म करता है ऑक्सीजन। अगर सल्फर की अबेंडेंसी की बात करें तो सल्फर की अबेंडेंसी में हम क्या बोल सकते हैं कि सल्फर 0.03 से 0.1% एग्जिस्ट करता है, 0.03 to 0.1% ये इसकी अबेंडेंसी होती है। एज वेल एज ये वोल्केनिक डिपॉजिट्स में प्रेजेंट रहता है, अवेलेबल एंड प्रेजेंट इन वोल्केनिक डिपॉजिट्स।
ठीक है, किस में प्रेजेंट रहता है, ये वोल्केनिक डिपॉजिट्स में प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ इनके कई सारे कंपोजिशन में सल्फर को देखा जाता है, लाइक गार्लिक, अनियंस, इन कई सारी चीजों में, एग्स जो होते हैं, इन सब में क्या देखने को क्या प्रेजेंट रहता है, सल्फर का कुछ न कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहता है। तो हम वो भी बोल सकते हैं। या फिर मेजरली अगर बात करी जाए या प्राइमरीली अगर हम इसके सोर्सेज देखें तो वोल्केनिक डिपॉजिट जो लावा, मैग्मा और ये रहते हैं ना, ज्वालामुखी और जो ये होते हैं, इनमें इसकी कॉम्पोजिशन अच्छे खासे देखने को मिलती है। और अबेंडेंसी हमने लिख दी, अबेंडेंसी होती है इसकी 0.032 0.1%। ये अबेंडेंसी होती है सल्फर की। सिलेनियम एंड टेल्यूरियम का हमने देख लिया दैट दीज आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, ये उनके सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बची रही बात पोलोनियम की, तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट कहां से हुआ, इट इज द radioactive decay product of थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक है, ये यूरेनियम एंड थोरियम का रेडियो एक्टिव डिके प्रोडक्ट होता है। ये अपनी दो प्रॉपर्टीज कवर अप हो गई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नेचर एंड अकरेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यूजुअल जैसे हमने कंप्लीट पी ब्लॉक की देखी थी एंड ग्रुप 15 की देखी थी। मेजर इज नेचर एंड अकरेंस। इस नेचर एंड अकरेंस में हमने उनका मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर कवर अप किया, उनकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग नेचर कवर अप किया, एज वेल एज हमने उनकी अबेंडेंस को देखा कि इनकी अबेंडेंसी कितनी रहती है, किस अबेंडेंसी के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। थर्ड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। तो देखो एटॉमिक रेडियस का एज यूजुअल वही सीन रहेगा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और वो क्यों इंक्रीज होती है, किस लिए हम उसको बोलते हैं कि इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंक्रीमेंट होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंक्रीमेंट की वजह से ये इंक्रीज होती है। हमने डिटेल में देखा था, ये अच्छे से देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से कैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ग्रुप 15 को चेक करिए, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा जिसमें हम साइज की बात करते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं, कई बार ये लिख दिया जाता है इन केस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम ये लिख देते हैं दैट ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस से जो इनर शेल होती है वो आउटर मोस्ट शेल को शील्ड कर देती है। तो एक तरीके से शील्डिंग इफेक्ट होता है, वही शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीमेंट की वजह से भी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। कैसे बोलते हैं उसको, कैसे देखा जाता है, जैसे मान लो हमने ये देख लिया न्यूक्लियस, ये होती है सबसे अंदर वाली शेल, फिर ये, और ये देख दी सबसे बाहर वाली शेल। तो देखो ये जो अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें रहते हैं 8। इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। तो ये क्या करेंगे, खुद पास रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाली शेल, इनके अलावा जो शेल बच गई, इनके साथ वाली शेल जो बच गई, उसको रिपेल करते हैं। ठीक है, उसको रिपेल करेंगे, उसको न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते। ये न्यूक्लियस को क्या कर लेते, शील्ड कर लेते हैं। तो जैसे ये रिपेल करेंगे इसको, तो वो दूसरी वाली शेल क्या होने चली जाएगी, दूर होती चली जाती है, अपने से क्या करना शुरू कर देते हैं, दूर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये शेल दूर हुई, एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये रीजन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीमेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बढ़ने से एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है। दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज
आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, दैट इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उस एनर्जी को बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी, और इसका रिलेशनशिप होता था दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जहां हम ग्रुप में ये बोल रहे थे कि साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वहीं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी गॉट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये हो गया क्लियर अपना आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा। अब नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो होती है डेंसिटी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। तो एज यू ऑल नो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो, अगर डाउन द ग्रुप हम डेंसिटी के रिलेशनशिप की बात करें कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी या कैसे मूव ऑन करती है, तो देखो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएं तो ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, ये मेटलॉइड एंड दिस वन इज मेटल। मतलब डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है दैट मीन्स उसका सॉलिड नेचर इंक्रीज होता जा रहा है। मेटल्स हार्ड होती है ना, तो उनका सॉलिड नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर सिंपली अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी सॉलिड स्टेट में एडजस्ट करने की नेचर ज्यादा मतलब वो करता है, प्रीफर करता है। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं दैट डेंसिटी गॉट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी गॉट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हो जाता है अपना फिफ्थ पॉइंट विच इज डेंसिटी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, और ये होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पिछली क्लास में हमने दोनों की डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी देखा था। अब सीधा रिलेशनशिप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, साइज के कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भैया कुछ सोचना है ही नहीं, जब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एट्थ प्रॉपर्टी एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी की। एट्थ प्रॉपर्टी एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी, ऐसे दो दो में पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है, एक साथ क्लियर होता चला जाता है, ऐसे कंफ्यूजन भी नहीं होता कुछ। एट्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और नाइन्थ प्रॉपर्टी, यस सबको पता लग गया कि अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट। यस, देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप होता है दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखो जब हम इनके डिफरेंस की बात करें, जैसे मतलब हम यूं मूव करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड दिस वन इज पोलोनियम। तो अगर हम ऐसे डाउन द ग्रुप मूव करें ना तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल इंक्रीमेंट होता है, लेकिन ये इंक्रीमेंट इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर जो ये डिफरेंस रहता है ना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है कि ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की बात करें और सल्फर की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट तो आता है, बट वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आता है। और वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट किसकी वजह से होता है, द डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू
देयर एटॉमिसिटी। क्या इनकी एटॉमिसिटी की वजह से ये चेंज, मतलब जो वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है, इंक्रीज तो सभी होंगे लेकिन ये ज्यादा इंक्रीमेंट शो करते हैं सल्फर। तो वो किस वजह से होता है, क्या रीजन होता है उसका? ड्यू टू देयर एटॉमिसिटी। देखो ऑक्सीजन तो सिर्फ डायटोमिक के स्टेट में देखने को मिलता है, दैट इज वेरी रेयर कि हम ओजोन की बात करें कि वो O3 के स्टेट में देखने को मिलता है। बट ये कॉमनली जनरली अगर हम बात करें तो ये O2 स्टेट में देखने को मिलता है, डायटोमिक स्टेट में। और अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर की एटोमिसिटी आइदर इट शोज S6 एंड और S8, तो वो एटोमिसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो उसको हम अगर मेल्ट करें या बॉईल करें तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो हम 2 एटम्स के लिए अप्लाई करें, एक हम टेम्परेचर अप्लाई करें 8 एटम्स के लिए या 6 एटम के लिए, अपने आप डिफरेंस पता लग जाता है किसमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद सब एज यूजुअल आने लग जाते हैं, जैसे यूजुअल सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर द वास्ट डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड, और वो डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर एटॉमिसिटी। ठीक है, तो हम डाउन द ग्रुप ये बोल सकते हैं साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इन शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में हमने ये देख लिया कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर अप किया, नेचर कवर अप किया, और बाकी प्रॉपर्टी आपके सामने है ही।